नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब हम इस चैप्टर इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट उसका करेंगे। ठीक है, आपका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है आयन से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका सेकंड पार्ट? आयन से स्टार्ट होता है। अब हम जरा पढ़ेंगे कि आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो आयन कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण आवेश आ जाता है। क्या बोला मैंने? आयन कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से आवेश आ जाता है। कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। आपने बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, Na+, Cl-, Mg2+, इस तरीके से देखा होगा। तो ये जो आवेश है, ये आवेश यार आता कहाँ से है? ठीक है, और ऐसे ही परमाणु जिनके ऊपर आवेश लिखा होता है इन्हें आयन कहा जाता है। दो तरीके के हमारे आयन होते हैं, एक धनात्मक आयन होता है और एक ऋणात्मक आयन होता है। धनात्मक आयन जिसके ऊपर प्लस का चार्ज हो और ऋणात्मक आयन जिसके ऊपर माइनस का चार्ज हो। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये चार्ज आता कैसे। देखो, हम एग्जाम्पल लेंगे Na का, सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एग्जांपल लेंगे। आयन बनाने के लिए आपको सबसे पहले परमाणु संख्या की जरूरत पड़ेगी जो 11 होता है Na का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN281। ठीक है, तो अब आप एक बात मेरी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या बात ध्यान में रखेंगे कि कोई भी परमाणु कभी भी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। ठीक है, कोई भी परमाणु 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो छोड़ता है ना ही वो लेता है। समझ में आया? अब देखो, अब हमारे पास 4th चैप्टर में आपको एक चीज़ सीखनी है कि आप जब एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो इस प्रकार से भरा जाता है। एक परमाणु की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, K, L, M और N। अगर किसी ने वो जो वैलेंसी संयोजकता वाली वीडियो है आप वो देख लो, यहाँ पर ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर मैंने डिटेल में समझा रखा है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल शॉर्ट में समझाऊंगा। देखो, जैसे एक परमाणु जो होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ये कुछ अच्छी शेप नहीं बनी, कोई बात नहीं। जो पहला कक्ष होता है उसको K बोलते हैं, जो दूसरा कक्ष होता है उसे L बोलते हैं, तीसरा कक्ष को M और चौथे कक्ष को N बोला जाता है। ठीक है, सभी की अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, मतलब सभी के अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन भरने की एक क्षमता होती है। K की जो क्षमता होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, L की जो क्षमता होती है वो 8 की होती है, M की जो क्षमता होती है वो भी 8 की होती है और N की जो होती है वो 2 की होती है। हम 4th चैप्टर में नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में सीखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा अब आपको। ठीक है, तो सभी परमाणु चाहते हैं कि वो अपने बाहरी कक्षों को पूरा भरा रखें। मतलब अगर K उसका बाहरी कक्ष K आ रहा है तो वो कितने रखे? उसमें 2 के 2 रखे। अगर L उसका बाहरी कक्ष आ रहा है तो वो 4 मतलब पूरे 8 रखे। अगर M आ रहा है तो भी पूरे 8 रखे और N आ रहा है तो भी पूरे 2 रखे। इतना समझ में आया? अब इसी चीज़ को पूरा करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। मैंने बताया था ना कि जब भी कोई अणु बनता है इलेक्ट्रॉन आदान मतलब जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने इन कक्षों को पूरा भर सकें। समझ में आया? और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तब उनके ऊपर आवेश आ जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी परमाणु कभी भी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो छोड़ेगा ना ही लेगा। अब इसको M में पूरे करने के लिए कितने की जरूरत पड़ी? देखो, M में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। और मैंने क्या बोला? हर परमाणु चाहता है कि वो अपने बाहरी कक्ष को पूरा भरा हुआ रखे। अब इसको पूरा भरने के लिए कितने की जरूरत है? 7 की जरूरत है M को। लेकिन यार कोई परमाणु 4 से ज़्यादा तो छोड़ता ही नहीं है, तो इसके पास 7 कहाँ से आएंगे? इसको कोई 7 कैसे दे देगा? कोई नहीं देगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो Na होगा ना, ये इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो अब ये बोलेगा कि यार जब मेरे पास 2 शेल पूरे भरे हुए हैं, मेरे 2 कक्ष पूरे भरे हुए हैं, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख के क्या करूँ? मैं किसी को दे देता हूँ। तो ऐसे केस में Na जो होगा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके ऊपर आता है धनात्मक आवेश यानी कि प्लस का चार्ज। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसके ऊपर कौन सा आवेश लगाना है आपने? प्लस का। अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि यार उसने तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाने चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। माइनस का चार्ज लगना चाहिए। आप लोग ये सोचोगे कि कम हो गए तो माइनस का चार्ज। नहीं, आप ऐसे सोचो कि किसी ने किसी को दान किया है। जब आप दान करते हो तो आप बड़ा पॉजिटिव महसूस करते हो खुद को कि यार मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मैंने एक अच्छा काम किया, ऐसा होता है। तो जब भी कोई चीज़ किसी को दान करती है तो उस समय हमारे ऊपर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, मतलब हम एक पॉजिटिव फील करते हैं खुद को। उसी तरीके से आयंस का भी सिस्टम होता है कि आयंस जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये भी बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। ये भी सोचते हैं कि यार मैंने किसी को दान दे दिया, तो हम क्या करेंगे? Na+ का चार्ज यहाँ पर लगा देंगे। इतना समझ में आया? अब प्लस से हमें पता चलेगा, प्लस या माइनस से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है या इलेक्ट्रॉन लिया गया है। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है या इलेक्ट्रॉन लिया गया है। अब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं वो नंबर लगाया जाएगा यहाँ पर। अब Na ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया, और 1 हम लिखना जरूरी नहीं समझते इसलिए प्लस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेंगे Mg2+ का। ठीक है, ये जो Mg2+ है ये कैसे बनता है देखो, देखते हैं जल्दी से। Mg2+,
Mg के अंदर जो Mg का जो परमाणु संख्या होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, ठीक है। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 12 होता है। तो Mg के लिए हम क्या कर लेंगे, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 282 यही आएगा। देखो K में 2, L में 8 और लास्ट वाले में 8 चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे? अच्छा, ये भरना आता है ना सबको, हम इसमें से भरते हैं। हमने K को कितने दे दिए? 2 दे दिए। अब हमारे पास 10 बच गए, 10 में से हमने 8 इसको दे दिए और क्योंकि इसमें 8 ही आ सकते थे, अब हमारे पास कितने बचे? 2 ही तो बचे, जो हमने किसको दे दिए? M शेल को दे दिए। अब भारी कक्ष क्या हो गया इसका? सबसे भारी कक्ष जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं उसके, उसे हम भारी कक्ष कहते हैं। तो बाहरी कक्ष, बाहरी सबसे बाहर वाला, ठीक है। तो बाहरी कक्ष जो है M में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए। तो जब भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्ष के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ये बात याद रख लो, जब भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्ष के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। जैसे ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है। तो Mg ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन छोड़े, यानी कि प्लस से हमें क्या पता चल रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको Mg2+ लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र के लिए एक टेबल होती है हमारी पूरी, जिसमें हमें ये सब करना पड़ता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र भी हम लिखेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक आयन कैसे बनते हैं। इसी प्रकार होते हैं ऋणात्मक आयन। ऋणात्मक आयन यानी कि जिनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। माइनस के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसका एग्जांपल है? सल्फर का या क्लोरीन का? क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। देखो क्लोरीन बहुत इजी एग्जांपल होता है, कॉमन एग्जांपल होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 17 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिए? K को दे दिए। फिर यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास? 15 बच गए KLMN, ठीक है। यहाँ पर 2 दे दिए इसको, 2 दिए K को, कितने बचे? 15 में से 8 इसको दे दिए, कितने बचे? 7। तो आखिरी शेल में कितने आ गए? 7 आ गए। तो अब M में पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? सिर्फ 1 की आवश्यकता है। तो कोई भी एटम इसको, मतलब कोई भी दूसरा परमाणु उसको 1 इलेक्ट्रॉन आके दे देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से। जब भी कोई किसी से लेता है तो उसके ऊपर कर्जा हो गया। कर्जा होने वाले को मतलब हम नेगेटिव शो कर सकते हैं ना, आपके ऊपर कर्जा हो गया है तो यार आपको हमेशा टेंशन रहेगी कि यार मैंने कर्जा ले लिया वगैरह वगैरह। तो उस समय हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? नेगेटिविटी आ जाती है। तो वही चीज़ इनके आयंस के साथ होती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बन जाता है? माइनस का, यानी कि ऋणात्मक आयन बन जाता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? Cl-। क्यों माइनस ही क्यों लिखा? क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। और 1 को लिखना हम जरूरी नहीं समझते, ठीक है। जैसे हम सल्फर का एक और एग्जाम्पल लेंगे, यही लिख देता हूँ मैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 यानी कि परमाणु संख्या 16 होती है, ठीक है। KLM और N, KLMN और लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 286, ठीक है। अब इसको कितने परमाणु की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि M में 8 आ सकते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। इतना समझ में आया? अब सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और जब इसने लिया तो माइनस का साइन। कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए S2- हो गया। ये पूरा का पूरा टेबल है आपके पास अभी बुक में। अभी हम इसी के बेस पे फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आयन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना आयन, ये सिर्फ तत्वों के आयन पढ़े हैं। किसके आयन पढ़े हैं? तत्वों के आयन पढ़े हैं, ठीक है। इसे धनात्मक आयन कहते हैं, प्लस वाले को, माइनस वाले को ऋणात्मक आयन कहा जाता है, ठीक है। हमने तत्वों के आयन पढ़े हैं अभी हम। अब पढ़ेंगे हम यौगिकों के आयन, ठीक है। देखो कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यौगिकों के आयन को ना बहुपरमाणुक आयन बोला जाता है। बस आप ऐसे समझ लो कि एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु होंगे, जैसे NO3-, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपरमाणुक आयन। क्या बोलेंगे इसे? बहुपरमाणुक आयन। क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा परमाणु है। देखो 3 परमाणु ऑक्सीजन के, 1 परमाणु नाइट्रोजन का है। तो ऐसे परमाणुओं को बोला जाता है, ऐसे आयन को बोला जाता है बहुपरमाणुक आयन। तो आयन वाला जो टॉपिक था वो यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। अब संयोजकता के लिए जब आप डिटेल में जाना है आपको, तो डिटेल में मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं लिंक दे दूंगा वैसे यहीं पे, ठीक है। तो डिटेल के लिए उस संयोजकता वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है संयोजकता होती क्या है। खैर यहाँ भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वो देखो या ये देखो, लेकिन वो देखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पहले से अंदाज़ा लग जाएगा। चलो हम करते हैं अपना संयोजकता। अब देखते हैं संयोजकता क्या होती है। अभी हमने आयन देख लिए, आयन क्या होते हैं, आयन कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखेंगे संयोजकता। संयोजकता जो है ना, ये आयन के बेस पर है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता का मतलब होता है किसी की क्षमता, किसी परमाणु की क्षमता जिससे वो किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ेगा। एक परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। एक परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना देते हैं? ये दोनों क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का एक अणु बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यार किस क्षमता की वजह से जुड़े होंगे? किस क्षमता की वजह से जुड़े होंगे? उस क्षमता का नाम है संयोजकता, ठीक है। जब भी 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक क्षमता की वजह से जुड़ते हैं कि इनकी जो क्षमता है जुड़ने की वो होती है, जिसको
इसको हम बोलते हैं संयोजकता। समझ में आ गया होगा अब आपको संयोजकता, ठीक है। तो संयोजकता निकाली कैसे जाती है, आपने देखा होगा, अगर आप चैप्टर 4 खोलेंगे तो चैप्टर 4 में एक बहुत बड़ा टेबल दे रखा है हमें वहाँ पर, सभी मतलब 1 से लेकर 20 तक जो भी एलिमेंट आते हैं हमारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, हमारे तत्व आते हैं, इनकी संयोजकता निकाल रखी है। तो यार संयोजकता कैसे निकालती है, मतलब निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं। तो संयोजकता के लिए आपको जो बेसिक चीज़ है, मतलब सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो होती है हमारी परमाणु संख्या। अब हम सीखेंगे संयोजकता निकालना। संयोजकता निकालने से पहले आप 3 रूल लिख लो इसके। जो 3 रूल होते हैं ना हमारे संयोजकता निकालने के लिए, वो पहला रूल होता है, हम पहले देखते हैं सबसे, बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये रूल आप लिखेंगे, ठीक है। कि हम संयोजकता निकालना सीख रहे हैं, ध्यान रखना संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप, मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, वो इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी, वो देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखो संयोजकता, और यहाँ हम संयोजकता को लिखते हैं वी से, वैलेंसी बोला जाता है इसे इंग्लिश में, इसलिए वी से लिखते हैं। अब बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, अगर बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलो यार नंबर, हाँ ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप चलो यार हिंदी में ही लिख देता हूँ, ये लो, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बाहरी कक्ष में, चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे लिखते हैं, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में 4 से कम है, क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में 4 से कम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में 4 से कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही उसकी संयोजकता हो जाएगी। मतलब वैलेंसी जो होगी, संयोजकता जो होगी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। अभी इसके एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। पहला रूल ये हो गया हमारा, क्या होता है पहला रूल, जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में 4 से कम होगी तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे तो वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। ये जो मैं ई माइनस बना रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का आवेश होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा, चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये गैप यहाँ ब्रैकेट में डाल के लिख देता हूँ, 1, 2 या 3 होनी चाहिए। अगर 4 से कम है तो कितनी होगी, 1, 2, 3 होगी, और अगर 4 से ज़्यादा है तो कितनी होनी चाहिए, 5, 6, 7 होनी चाहिए। अगर अभी 8 वाला केस हम पढ़ेंगे कि 8 वाले केस में हमने क्या करना है, इतना समझ में आ गया होगा अभी आप लोगों को, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा होगी तो हम उसे 8 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो तीसरा रूल होता है, जो हमारा तीसरा रूल होता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 के बराबर है तो उसकी संयोजकता भी 4 हो जाती है। ये 3 रूल हैं, ये 3 रूल आपकी संयोजकता निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होगी भाई, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। संयोजकता निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। फिर हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अभी हमने लिखना सीखा था। के अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं, हमने 2, इस 12 में से 2 इसको दे दिए, कितने बचे, 10 बचे। 10 में से 8 इसको दे दिए, कितने बचे, 2 बचे। एम के अंदर कितने आ गए, 2 आ गए। अब एम के सबसे बाहरी कक्ष को देखना है आपने, बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 से कम है, 4 से कम है, 4 से ज़्यादा है, 2 हैं, तो 4 से कम है तो पहला वाला रूल लगा लेंगे। अगर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो तो संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आ गया अब आप लोगों को कैसे निकालने संयोजकता। चलो सल्फर का एग्जांपल लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के LMN, ठीक है, 2, 8 और कितना आएगा 6, ठीक है, 2 दे दिए, 14 बचे, 14 में से 8 इसको, कितने बचे, 6 बचे, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने हो गए भाई, इसमें तो यार 4 से ज़्यादा हो गए, इसमें कितने हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए। अब हमारा सेकंड वाला रूल लगेगा। तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 8 - 6 बराबर 2। तो सल्फर की संयोजकता भी कितनी होती है, 2 होती है। समझ में आया अब आप लोगों को। अब लास्ट वाला केस कर लेते हैं कार्बन के लिए। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो KLMN 2,4। आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसे में हमारा थर्ड रूल जो होगा, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, V बराबर में भी हो जाएगी 4। तो संयोजकता निकालनी आपको समझ में आ गई होगी कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। अगर इसका डिटेल में इसको पढ़ना है तो मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, 17-18 मिनट की एक वो वीडियो है, आप वो देख लीजिए डिटेल में, वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संयोजकता। अब इस संयोजकता के बेस पर, अच्छा मैंने 8 वाला केस नहीं बताया ना। अच्छा देखो ध्यान रखना कि किसी का भी अगर बाहरी कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष पूरा का पूरा भरा हुआ है, जैसे अगर K है उसका
पास सबसे भारी कक्ष और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। और अगर उसका भारी कक्ष L है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर M है तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर N है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऐसे केस में जो संयोजकता होती है वो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0, यानी कि 0 हो जाती है। ये बात आप याद रखेंगे कि अगर भारी कक्ष पूरा का पूरा भरा हुआ है, जितने उसे चाहिए उतने हैं उसमें, तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी संयोजकता हो गई। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर, रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। देखो, रासायनिक सूत्र लिखना भी बहुत ईजी सी चीज़ है। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर के बाद, आप वो देख लेना, डिटेल में वो वीडियो है पूरी, वहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र लिखना आ जाएगा, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। देखो, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमारे पास एक टेबल दे रखी है हमें NCERT में। टेबल तो इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार टेबल कौन सी है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी टेबल दी हुई है हमें टेबल दे रखी है टेबल नंबर 3.6 पेज नंबर 42। NCERT लेके बैठा करिए आप, ठीक है। टेबल नंबर 3.6 है, पेज नंबर 42 है। यहाँ पर हमें बहुत सारे आयनों की आयन और उनके प्रतीक दे रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे आयन और उनके प्रतीक दे रखे हैं। अब इन्हीं के हिसाब से हम जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो बनाते हैं। देखो, सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिखना हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक सूत्र। ये हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना, कि रासायनिक सूत्र लिखे कैसे जाएं, ठीक है। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख लेना अच्छे से। अब मैं आपको सिंपल यहाँ पर समझाऊंगा कि आपने कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। चलो, जैसे देखो हमारे पास है NaCl का, अब हमें बोलेंगे कि आप सोडियम क्लोराइड, अच्छा नाम से आएगा, याद रखना। वो टेबल देख लेना, वो टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वो टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्लोराइड किसे कहते हैं, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। हमसे बोलें कि आप सोडियम क्लोराइड का बनाओ, तो सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड का सिंबल होता है माइनस, Na+ और Cl-, ठीक है। जब भी कोई अणु बनता है तो उसमें एक प्लस का आयन होता है और एक माइनस का आयन होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखो, जो इनके आवेश होते हैं, पहला स्टेप होता है कि आप उनके प्रतीक लिखोगे, जो आपको नाम दिया जाएगा। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट दिया जाता तो एक साइड कैल्शियम लिखते हैं, एक साइड फॉस्फेट लिखते हैं, इस तरीके से सब कुछ लिखा जाएगा। अब पहला स्टेप क्या है, आप उनके प्रतीक लिख लो, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, नॉर्मल सिंबल लिखो, उसके नॉर्मल प्रतीक लिखो ऐसे करके, और उनके जो आवेश हैं वो इनके नीचे लिख दो, कितना है +1 है और उस पर -1 है। अब क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 किसके पास जाएगा, Na के पास जाएगा। Na कितना हो गया, 1 हो गया, और Cl के पास जाके ये कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और होती है कि ये माइनस और प्लस जो है ये कहाँ चले गए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये यहाँ से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो NaCl, अब देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया, हमारा यौगिक क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है। ऐसे यौगिकों को जो आयन से मिलकर बनते हैं इन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। देखो, सोडियम क्लोराइड वाला एग्जांपल हो गया। अब हम आपकी बुक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है हमें हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। क्या दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए H+, हाइड्रोजन का प्रतीक H+ होता है और सल्फाइड का प्रतीक होता है S2-। क्या होता है, S2-, सल्फर, ठीक है। ये सल्फर का ही है, अभी हमने देखा था ना, ये सल्फर का आयन, सल्फर के आयन को सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, हमने प्रतीक लिख लिए। दूसरा स्टेप क्या है, इनके आवेश को इनके नीचे लिखो। हाइड्रोजन पे +1 का है और S के ऊपर कितना है, -2 का है। अच्छा, ये माइनस आगे आ जाता है जब नीचे लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो H के पास कौन चला गया, 2H के पास चला गया, और S के पास कौन चला गया, 1 चला गया। तो हम 1 लिखते नहीं है, तो ये कितना बन गया, H2S बन गया। ये भी हो गया हमारा सिंबल। अब ऐसे एक और देख लेते हैं, एक और है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड वाला देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा सा ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो आपको समझाऊंगा, एक नई चीज़ आपसे देखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम Ca2+, ठीक है, और ऑक्साइड O2-। आप टेबल में से देखते रहिए, ये सारी वैल्यूज वहाँ से लिखी हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम Ca2+ और ऑक्साइड मतलब O2-। तो पहला स्टेप हो गया, हमने सिंबल लिख लिए। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में नॉर्मल सिंबल लिखो, यानी कि नॉर्मल वाले प्रतीक लिखो। अपॉन में जो इनका चार्ज है उनके नीचे लिख दो, -2, ये हमने नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये वाला जो 2 होगा ये कहाँ आ जाएगा, Ca पर आ जाएगा, और ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एक बात याद रखेंगे, अगर दोनों ही तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो हम उसे डिवाइड करके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डिवाइड करके लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, CaO करके लिख देंगे। समझ में आया, जब भी दोनों ही तत्वों की संख्या बराबर हो जाती है, मान लो ऐसे लिखा होता, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ऐसे लिखा होता C4H4, ठीक है, तो इसको डिवाइड करके हम लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वैसे ये कंपाउंड बनता नहीं है C4H4, ये CH4 कंपाउंड होता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लेना। चैप्टर में हम बस इतने ही एग्जाम्पल से कर लेते हैं। अगर आपको एक और एग्जाम्पल लेना है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट वाला ले लेते हैं। देखो,
बहुपरमाणु, हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया था, देखो बहुपरमाणुक आयन, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुपरमाणुक आयन आप कैसे लिखते हैं, देखो बहुपरमाणुक आयन में जैसे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड का सिंबल आप अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे। क्या हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है वो होता है OH-, ठीक है, क्या होता है OH-। अब देखो ये बहुपरमाणुक आयन आ गया, इसमें दो तत्व है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं ना। तो इसमें दो तत्व है, ये तो बहुपरमाणुक आयन हो गया। तो अब क्या करें, ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, जैसे हमने पहला स्टेप उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही करो। Ca के नीचे क्या लिखेंगे, इसका सिंबल यानी इसका चार्ज यानी कि इसका आवेश +2, OH- के नीचे क्या लिखेंगे, उसका आवेश यानी कि -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Ca इसके साथ तो 1 आ गया। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी बहुपरमाणुक आयन आएंगे, जब भी बहुपरमाणुक आएंगे तो उसके साथ आप ब्रैकेट का यूज़ करोगे, Ca ब्रैकेट OH और बाहर 2 लगाओगे। समझ में आया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी बहुपरमाणुक आयन आएंगे तो हम क्या करेंगे, बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसका एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, सोडियम नाइट्रेट का दे रखा है, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम का क्या होता है Na+ होता है और नाइट्रेट का होता है NO3-, ठीक है, इसे नाइट्रेट कहा जाता है। अब क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इनके आवेशों को नीचे लिखा जाता है। आवेशों को जब हम नीचे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Na+1 और NO3-1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे, तो ये कितना हो गया, Na के साथ 1 आ गया और NO3 इसके साथ भी ब्रैकेट में 1 आ गया। हमने ब्रैकेट यूज़ किया क्योंकि ये बहुपरमाणुक आयन है। अब 1 तो हम दिखाते नहीं हैं, तो आप इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो कि NaNO3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अब एक और करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। किसका करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे हमारे दांत बने होते हैं, उस चीज़ का हम एक वो करते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का Ca2+ होता है और फॉस्फेट का कितना होता है, PO4 3-। देखना अपनी बुक में यही होता है, हाँ जी यही होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनके आवेशों को नीचे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, इनके आवेशों को नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिख लेते हैं, यानी कि Ca+2, ठीक है, और PO4 इसके नीचे कितना आएगा, -3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना हो गया। आगे क्या करें, ये -3 इसके साथ, यानी कि Ca के साथ क्या चला गया, 3 चला गया, Ca के साथ 3 आ गया, PO4। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक बहुपरमाणुक आयन है, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2। ये हो गया हमारा सिंबल, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, आप वो देख लेना। अभी मैंने अपलोड तो की नहीं है, वैसे बना के तो रखी हुई है वो वीडियो, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स और ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। देखो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, हमने पढ़ा था कि अणु बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, हमने पढ़ा था। देखो कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन या जल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, यहाँ से जल बन जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। तो अब हमने ये भी पढ़ा था कि इन परमाणुओं का भी कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, इन परमाणुओं का भी कुछ द्रव्यमान होता है। और जब इन परमाणुओं का द्रव्यमान होता है तो हमने इस वीडियो के इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई परमाणु जुड़ते हैं तो वो जुड़ने के बाद भी उनका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा बराबर रहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब भी कोई 2 परमाणु जुड़ते हैं तो उतना ही द्रव्यमान इधर भी रहता है ना। तो इस अणु का भी तो द्रव्यमान होना चाहिए कुछ, है ना, इस अणु का भी द्रव्यमान होना चाहिए। तो इस अणु के द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे हम एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, जल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। चलो पहले H2O। सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालने के लिए इनके परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन ये हाइड्रोजन के 1 परमाणु के द्रव्यमान है, ठीक है, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान है ये। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ये जो होता है ये परमाणुओं की संख्या होती है, मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। लेकिन हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का लिखा, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु का क्या हो जाएगा, 2 × 1। अब जब भी दूसरा तत्व होगा, अब देखो हाइड्रोजन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है, दूसरा तत्व आते ही हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, ये कितना है 2 + 16 और कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं CaCl2। क्या एग्जांपल लेते हैं, CaCl2। आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन का भी हुआ है ये, जिसमें जो आपके पेज नंबर 44 पर जो प्रश्न है उसमें भी है CaCl2, ठीक है। तो Ca इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 40 कैल्शियम का, प्लस अब दूसरा तत्व आया तो देखो क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5। क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5। तो यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, इसलिए हम इसके 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 परमाणुओं का कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलो आगे कर लो, 40 + 71 मतलब 111 U। इसकी जो यूनिट होगी वो भी यूनिफाइड द्रव्यमान ही होगी, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा अब आपको। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं,
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, KNO3 का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? KNO3। मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। K का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 31, ठीक है। K का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 31 और N का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14 और ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16, ठीक है। तो K का मैंने सही लिखा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। K का मेरे हिसाब से 31 ही होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है शायद। नहीं, ये तो मैंने फॉस्फोरस का लिख दिया 31, ठीक है। मैंने किसका लिख दिया? ये फॉस्फोरस का लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, देखो आप इसको सिंबल को चेंज कर लेते हैं। हम सिंबल हम कर लेते हैं किसका लें, मतलब ये छोड़ देते हैं, ये वाला थोड़ा सा दूसरी वीडियो में हम जब मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर ये बड़े बड़े जो द्रव्यमान वाले जो टॉपिक्स हैं इनको मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम किसका करें, अभी हम कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका कर लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का हम कर लेते हैं, ठीक है, CaCO3। तो कैल्शियम का द्रव्यमान बोलो 40 हो गया। अब दूसरा तत्व आया कार्बोनेट, क्या कार्बन दूसरा तत्व है तो इसका 12 हो गया, प्लस दूसरा तत्व आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है इसलिए 3 गुना में 16, ठीक है, 3 गुना में 16, समझ में आया। तो अब ये कितना हो गया? 40 और 12 52 प्लस 48, कितना आ गया? ये आ गया पूरा 100 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ऐसे करके निकाला जाता है आणविक द्रव्यमान। आपको समझ में आ गया होगा कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है और कैसे निकालते हैं। एक अणु के द्रव्यमान को या अणु के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और एक अणु के द्रव्यमान को, एक अणु के आणविक द्रव्यमान को फॉर्मूला यूनिट मास या फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब अणु के एक सूत्र के द्रव्यमान को हम जो सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। अणु के एक सूत्र के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान। जैसे मान लो अभी मैंने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट, अभी ये कितने अणु थे इसके? सिर्फ एक ही अणु था। अगर मैं यहाँ लिख देता 2 तो ये कितने अणु हो जाते? 2 हो जाते। अगर यहाँ पर 3 हो जाते। अगर हमें इसका द्रव्यमान निकालने के लिए बोला जाता तो हम क्या कर देते? 3 गुना 100 कर देते। अभी हमने 100 निकाला था तो कितना आ जाता? 300 U आ जाता, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन हमने कितने अणु का निकाला? सिर्फ एक अणु का निकाला। तो एक अणु के द्रव्यमान को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है, या ऐसे कह लो कि अणु के एक सूत्र के द्रव्यमान को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान वाला टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। चलें अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है मोल संकल्पना, ठीक है। इसका क्या नाम है इस टॉपिक का? मोल संकल्पना। देखो मोल संकल्पना जो है बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बहुत ज़रूरी टॉपिक कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब हमारा टॉपिक है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना हमारा टॉपिक है। देखो एक मोल क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझेंगे एक मोल क्या होता है। जैसे एक दर्जन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं। आप अगर आप एक दर्जन केले लोगे या कोई भी एक दर्जन चीज़ लोगे तो उसमें आपको 12 ही पीस मिलेंगे। ये समझ में आया। इसी तरीके से एक मोल के अंदर, मोल को ऐसे लिखते हैं, एक मोल के अंदर इतनी चीज़ें होंगी, ठीक है। एक मोल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? इतनी चीज़ें होती हैं। अगर मुझे किसी भी पदार्थ का एक मोल निकालना है, जैसे मान लो मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, मुझे बोला गया कि इस कांच के टुकड़े का एक मोल निकालो, तो मैं क्या कहूँगा? इस कांच के टुकड़े में जितने पदार्थ, मतलब जितनी चीज़ें इसके बराबर होंगी, मतलब अगर इस कांच के टुकड़े के इतने कण मैं निकाल के बता दूंगा तो मैं क्या कह दूंगा? मैं एक मोल बोल रहा हूँ। मतलब आप इतना ध्यान में बिठा लो अपने कि एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, कण भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। मतलब आप एक चीज़ समझ लो कि एक मोल की वैल्यू हमेशा इतनी होती है, इसके अंदर इतनी चीज़ें होती हैं। अब वो परमाणु भी हो सकती हैं, वो अणु भी हो सकती हैं, कण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पदार्थ का एक मोल उसी पदार्थ के इतने कणों के बराबर होगा। समझ में आया। एक पदार्थ का एक मोल उसी पदार्थ के इतने कणों के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका मोल होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मोल निकालने के 2 फॉर्मूला है हमारे पास। 2 फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हम सब कुछ निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे आप ज़रा वो देखते हैं। देखो पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास, सबसे पहले तो जो मोल होता है, मोल को हम n से लिखते हैं। मोल को, एक मोल को, मोल निकालने के लिए मोल की संख्या को, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर n बराबर में होता है मोल की संख्या। और ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि आप इसमें से मोल की संख्या निकालो। आपको कोई 10 ग्राम ऑक्सीजन दे देगा, कोई 15 ग्राम ऑक्सीजन दे देगा और बोलेंगे कि इसमें से मोल की संख्या निकालो। तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो मोल की संख्या निकालने को हम n बोलते हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मोलर द्रव्यमान। क्या आता है? मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है यार? देखो मोलर द्रव्यमान जो होता है ना,
वो आणविक द्रव्यमान को ही ग्राम में लिखने पर बन जाता है। क्या बोला मैंने? जैसे अभी हमने CaCO3 लिखा था, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान कितना आया था? 100 U आया था। अगर मैं इसी को ग्राम में लिख दूं, बस मैं U हटाकर ग्राम लिख दूं, तो इसका मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। बिल्कुल मॉलिक्यूलर यानी कि बिल्कुल आणविक द्रव्यमान की तरह आप इसे निकालोगे, लेकिन आप जहां U लिखते थे अब उसमें क्या लिखना है? हमें G लिखना है। इसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में लिख देने पर वो मोलर द्रव्यमान बन जाता है। समझ में आया? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो क्या निकालोगे? 12 प्लस 2 × 16, ये कितना हो गया? 44 हो गया। 44 U, ये हमने आणविक द्रव्यमान निकाला है। अगर हम इसी को ग्राम में लिख दें, मतलब हम लिख दें 44 ग्राम, तो ये इसका क्या हो गया? इस कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो n निकालने की जो संख्या होती है, हम मतलब n की जो संख्या होती है वो कैसे निकाली जाती है? उसका पहला फॉर्मूला होता है, n निकालने का पहला फॉर्मूला होता है n बराबर में दिया गया द्रव्यमान और बटे में मोलर द्रव्यमान। क्या होता है इसका? दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिए गए द्रव्यमान को हम छोटे m से लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, तो n बराबर में क्या हुआ हमारा पहला फॉर्मूला? n बराबर में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मोल क्या होता है? एक मोल क्या होता है? एक मोल, किसी भी पदार्थ का एक मोल उसी पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कणों के बराबर होगा, पार्टिकल्स के बराबर होगा, एटम्स के बराबर, मतलब परमाणुओं के बराबर होगा या अणुओं के बराबर होगा। मतलब एक मोल के अंदर उतनी संख्या होगी। ठीक है, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर में n जो होता है मोल की संख्या होती है। मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान छोटे m से लिखा जाता है और जो मोलर द्रव्यमान है उसे m में लिखा जाता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान को ही ग्राम में लिखने पर क्या आ जाता है? मोलर द्रव्यमान आ जाता है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैं यहीं लिख देता हूँ, देखो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कुछ लोग मतलब कुछ कभी चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी समझेंगे उसको। देखो, जब भी हमें दूसरा जो फॉर्मूला हो वो होता है दिए गए कणों की संख्या। किसकी संख्या? दिए गए कणों की संख्या और बटे में यहाँ आ जाएगा अवोगाद्रो संख्या। अब ये अवोगाद्रो संख्या क्या है? तो जो मैंने आपको 6.022 और वो बताया था ना, उसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? जो हमने अभी लिखा था 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23, इसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर मान लो हमें द्रव्यमान ना दिया हो, कण दे रखे हो, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे दिए गए कणों की संख्या बटे में एवोगाड्रो संख्या। दिए गए कणों की संख्या को हम कैपिटल N से लिखते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल N से लिखा जाता है और एवोगाड्रो संख्या को N के नीचे छोटा सा जीरो हम बना देते हैं, इसे N0 पढ़ते हैं वैसे तो। यही दो फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, और ये सभी फॉर्मूला आपस में बराबर होते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बटे में कैपिटल M बराबर में n बटे में n0। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। ये मेन फॉर्मूला है, ये कई जगह यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको मोल कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेते हैं। देखो, एक मोल के अंदर कितनी संख्या होती है भाई? एक मोल जो होता है, एक मोल, किसी का भी एक मोल 6.022 × 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु, अणु या फिर कण, इतनी चीज़ों के बराबर होता है। मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। ठीक है, और या फिर दिए गए कणों की संख्या या फिर अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? इसे कहा जाता है अवोगाद्रो संख्या, ये जो हमने लिखा था। ठीक है, ये अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये संख्या दी थी, तो उनके नाम पर ये संख्या चल रही है, तो उन्होंने ये मतलब दिया था, तो उन्हीं के नाम पर हम ये करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला भी हमने लिख लिया, इन सब के सिंबल्स भी मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता है। अब इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। अब देखो, एक 3 एग्जांपल्स कराऊंगा मैं आपको, अलग अलग फॉर्मूला के भी कराऊंगा, फिर एक साथ तीनों फॉर्मूला, मतलब जिसमें 2 फॉर्मूला एक साथ यूज़ होंगे वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे द्रव्यमान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि ज्ञात करें द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है हमें? द्रव्यमान ज्ञात करना है। और किसमें द्रव्यमान ज्ञात करना है लिखते हैं हम। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ, यानी कि द्रव्यमान ज्ञात करिए। किसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे? एक मोल का ऑफ
नाइट्रोजन, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको निकालना है, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको निकालना है, दिया गया द्रव्यमान आपको निकालना है अब, ठीक है। तो अब देखो नाइट्रोजन बोला है हमें क्वेश्चन में, क्या बोला है, नाइट्रोजन बोला है। जब तक आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, या हाइड्रोजन, जब तक इनके साथ गैस ना लगाया जाए, जब तक इनके साथ गैस ना लगाया जाए तब तक आप नीचे 2 नहीं लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन गैस बोला होता तो मैं नीचे 2 लिख देता, अगर ऑक्सीजन गैस बोला होता तो मैं नीचे 2 लिख देता। लेकिन जब तक आपको बोला जाए कि ऑक्सीजन के परमाणु हैं, सिर्फ किसके परमाणु हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु हैं, सिर्फ नाइट्रोजन के परमाणु, सिर्फ हाइड्रोजन के, सिर्फ क्लोरीन के, ठीक है। जब तक गैस ना बोला जाए तब तक आप नीचे 2 नहीं लगाएंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बोला जाता नाइट्रोजन गैस तो मैं क्या कर देता, N2 कर देता, लेकिन गैस नहीं बोला गया, इसलिए मैंने इसको सिर्फ N लिखने के N लिखा हुआ छोड़ दिया। इतना समझ में आया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये चीज़। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n बराबर में, हमें n दिया हुआ है, n बराबर में 1 मोल, n बराबर में होता है स्मॉल m अपॉन में कैपिटल n, मतलब m मतलब दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान हमें निकालना है। मोलर द्रव्यमान हम कहाँ से लाएंगे, मोलर द्रव्यमान मैंने आपको बताया कि अणु के ही द्रव्यमान को या फिर अणु के ही द्रव्यमान को या परमाणु के ही द्रव्यमान को क्या लिखना होता है हमें, मतलब इसको बस ग्राम में लिख देंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, मोलर द्रव्यमान आ गया। तो n का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 14 ग्राम होगा। हमें n दिया हुआ है, n कितना है 1 बराबर में m निकालना है हमें, और ये आ गया नीचे 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m की बराबर m की वैल्यू कितनी आ गई 14 ग्राम। हम कहेंगे 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर, 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 1 मोल है। ये समझ में आया अब आपको, ठीक है। अब हमसे पूछेंगे मोल की संख्या, हमसे पूछे क्या पूछेंगे, मोल निकालिए आप, क्या निकालना है हमें, मोल निकालना है। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए, किस में ज्ञात करनी है भाई मोल की संख्या, हमें बोल रखा है कि आप मोल की संख्या ज्ञात कीजिए 84 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर, कितने ग्राम में, 84 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणुओं की मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें नाइट्रोजन गैस नहीं बोला है, क्या बोला है, हमें सिर्फ और सिर्फ 84 ग्राम नाइट्रोजन बोला है, इसमें हमें मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, n बराबर में क्या होता है, स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, मतलब हमें m इस बार दिया हुआ है, ठीक है। जो आपको बोला जाएगा ना, जितने ग्राम आपको बोला जाएगा, जितने ग्राम में मोल निकालना होगा वो आपका स्मॉल m होगा। हमने लिख लिया स्मॉल m, स्मॉल m के लिए हम क्या कर देंगे, 84 आ गया, 84 यहाँ लिख दिया। अब मोलर द्रव्यमान कितना होगा, n का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। हम बोल देंगे 84 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 6 मोल हैं। समझ में आ गया आपको, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तीसरा एग्जाम्पल, जिसमें हमें कणों की संख्या दी जाएगी। क्या दिया जाएगा इस बार, हमें कणों की संख्या दी जाएगी। आपको बोलेंगे कि आप कितने कणों में निकालेंगे हम, जैसे हमें बोल दिया जाए 12.044 कण हमें दे रखे हैं, अच्छा इंटू 10⁻23 कण दे रखे हैं हमें ऑक्सीजन के। किसके दे रखे हैं, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन गैस के नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हमें क्या बोल रखा है, इतने कण हैं ऑक्सीजन के, आप इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल दो। तो हमें अब तक मास दिया जाता था, हमें द्रव्यमान दिया जाता था, तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल देते थे, n बराबर में m बटे में कैपिटल M। लेकिन यार अब तो हमें द्रव्यमान दिया ही नहीं, तो हम ऐसे में दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं n बटे में n0, ठीक है। इसे n0 कहा जाता है। ये जो होता है ये हमारे दिए गए कणों की संख्या होती है, ये अवोगाद्रो संख्या होती है। कैसे लिखते हैं इसको, n के लिए हम क्या लिख देंगे 12.044 इंटू 10⁻23, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। बराबर बटे में क्या लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, मतलब पूरा हमने लिख दिया। अब 10⁻23 से 23 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 2 बार, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, यानी कि मोल की संख्या कितनी आ गई, ऑक्सीजन के इतने कणों में कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन के 2 मोल होंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये है कि मान लो आपको सीधा सीधा गैस के बारे में ना बोला जाए, ठीक है, या फिर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला दे दें और आपको कणों की संख्या पूछ लें और आपसे मोल की संख्या ना पूछी जाए। जैसे मैं चलो एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आप किस में निकालें, चलो यही ऐसा ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2.044 ऑक्सीजन के कणों का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या करना है इस बार, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, किसका, 12.044 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। और ये किसके कण हैं, ऑक्सीजन के कण हैं।
किसके कण है? ऑक्सीजन के कण है ये, ठीक है। ऑक्सीजन के इतने कणों का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमारे पास मोल संख्या का फॉर्मूला होता है n, हम क्या होता है हमारे पास m बटे में कैपिटल M होता है और बराबर में क्या होता है n बटे में स्मॉल ये n नॉट होता है, ठीक है। अब हमें दिया क्या क्या हुआ है ज़रा ध्यान से देखना। हमें ऑक्सीजन दिया हुआ है, हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 16 ग्राम आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है, 16 ग्राम हो गया। हमें निकालना ये है और हमें ये दे रखा है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूला को भी तो बराबर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला n के भी बराबर होता है और ये वाला फॉर्मूला भी n के बराबर होता है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यही वाला फॉर्मूला अब लगाएंगे, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, ऐसे पूछ सकते हैं। देखो जैसे मान लो आपको दोनों ही द्रव्यमान दे रखे हो और आपसे कणों की संख्या पूछ ले, तो आप क्या करोगे? तो बस आपको सिंपल ये वाले फॉर्मूला लगा देने हैं। वैसे मोल संकल्पना पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ पूरी की पूरी, उसमें डिटेल से हम जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, जितने भी केसेस होंगे वो सब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर तो हम बस नॉर्मल टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं अपना, ठीक है। चलिए अपना करते हैं। जैसे हमें द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, इस बार हमें द्रव्यमान निकालना है। m को हमने m लिख दिया, m की जगह पर हमने 16 ग्राम लिख दिया, बराबर में n की जगह पर हमने क्या लिखना है? 044 इंटू 10⁻23, ये समझ में आया। और अपॉन में क्या चल रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि अवागाद्रो संख्या। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचा यहाँ पर? 2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो m बराबर में क्या हो जाएगा? m बराबर में हो जाएगा 16 इंटू 2, मतलब कितना आ गया? 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब आपको कि ऑक्सीजन के इतने कणों का द्रव्यमान कितना होगा? 32 ग्राम द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन मोल संकल्पना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर घुमा घुमा के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसलिए मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो एक अलग वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जितना भी चैप्टर आज हमने करा, हमने क्या क्या कर लिया आज? आयन पढ़ लिया, संयोजकता पढ़ ली और केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र बनाना सीख लिया। और आपका और क्या सीखा था हमने? और हमने आणविक द्रव्यमान सीखा, सूत्र इकाई द्रव्यमान सीखा, और क्या सीखा हमने? और हमने मोल संकल्पना की, ठीक है। तो तब तक आप इसकी रिवीजन करके रखेंगे।